मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद दो बड़े काम किए हैं और अब तीसरे की बारी है। दूसरी बार सरकार बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और 6 अगस्त को उस अनुच्छेद 370 को एक झटके में खत्म कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कभी हो ही नहीं सकता। फिर उसी साल के आखिर में सिर्फ 2 दिन के भीतर 11 दिसंबर को नागरिक संशोधन कानून पास करवा लिया था। इस बीच 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। तो सकपकाए विपक्ष और मुसलमान समुदाय का सारा गुस्सा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उतरा। जगह जगह लंबे लंबे धरने, प्रदर्शन और जुलूस जल से हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों धरना चला, जिसे कई यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों, वामपंथी छात्र संगठनों, फिल्मी हस्तियों, कवियों, साहित्यकारों ने समर्थन दिया। दिल्ली समेत कई जगहों पर हिंसा भी हुई। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों में सताए जा रहे हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और ईसाइयों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए था। लेकिन भारत के कम्युनिस्ट विचारधारा के अध्यापकों, छात्र संगठनों, फिल्मी हस्तियों, कवियों, साहित्यकारों ने मुसलमानों को भड़काया कि यह कानून उनके खिलाफ है। यहां तक कि मीडिया में भी झूठा प्रचार किया गया और खालिस्तानी भी इसके साथ जुड़ गए। मानवाधिकार संगठनों ने भी देश और दुनिया में ऐसी हवा बनाई कि जैसे यह कानून मुसलमानों के खिलाफ था, जबकि मोदी सरकार ने मुस्लिम देशों में सताए जा रहे गैर मुस्लिमों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पहले से मौजूद कानून को थोड़ा लचीला किया था, ताकि वे भारत की नागरिकता ले सके। मोदी सरकार के लिए यह लिटमस टेस्ट था कि वह मानवाधिकारों की सुरक्षा के अपने एजेंडे पर चलेगी या फिर झुक जाएगी। लेकिन मोदी सरकार टस से मस न हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सरकार 3 साल चुप करके बैठ गई। इस साल के शुरू में एक और एजेंडा लागू हो चुका है। यह काम था मुगलों की वाहवाही करने वाले झूठे इतिहास वाली पाठ्य पुस्तकों को कूड़ेदान में फेंकना और सही इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को स्कूली शिक्षा में लागू करवाना, ताकि बच्चे अपना इतिहास सही से जान सकें। सांप्रदायिक आधार पर इस बड़े ऐतिहासिक सुधार का विरोध तो हुआ, लेकिन सरकार ने सुधरी हुई पाठ्य पुस्तकें लागू कर दी हैं। मोदी सरकार 4 सालों में 4 बड़े मुद्दों पर अपने एजेंडे को लागू कर चुकी है। अब इन सब एजेंडों से बड़े एजेंडे की बारी है, जो भारत को सही अर्थों में सेकुलर देश बनाएगा। यह एजेंडा है एक देश एक कानून। एक देश एक कानून को लागू करने का, यानी कॉमन सिविल कोड बनाना। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। दुनिया के 125 से ज्यादा देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। यहां तक कि भारत के गोवा राज्य में भी कॉमन सिविल कोड लागू है। भारत की सुप्रीम कोर्ट कम से कम 1 दर्जन बार सरकारों को यह याद दिला चुकी है कि उसे समान नागरिक संहिता बनानी है। लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब तब तथाकथित सेकुलर दलों और मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया। यहाँ तक कि धर्म को अफीम मानने वाले कम्युनिस्ट भी धर्म आधारित कानूनों की वकालत करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही समान नागरिक संहिता का समर्थन और मांग करती रही है। 370 की तरह यह भी उसके कोर एजेंडे में शामिल रहा है। उत्तराखंड और गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था। उत्तराखंड ने जन सुनवाई के बाद अपना प्रारूप तैयार भी कर लिया है। हजारों लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटकर कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनके फॉर्मूले पर मंथन हुआ और नफा नुकसान का आकलन करने के बाद
जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि अगर जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाता तो कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर शुद्ध रूप से मुस्लिम राज्य हो जाता। अब वही अरुण कुमार समान नागरिक संहिता पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। दुनिया भर के संविधानों को भी खंगाला जा रहा है ताकि सबकी अच्छी बातें समान नागरिक संहिता बनाते समय शामिल की जा सकें। अरुण कुमार भाजपा और संघ में तालमेल का काम भी देखते हैं। पिछले दिनों भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर में इस मुद्दे पर मंथन हुआ है। बैठक में उत्तराखंड के प्रारूप को भी देखा गया। संगठन स्तर पर इस प्रारंभिक विचार विमर्श के बाद 17 अप्रैल को सरकारी स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विधि मंत्री किरण रिजिजू, अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता के अलावा दोनों मंत्रालयों के दर्जन भर अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में एक आयोग बनाकर प्रारूप तैयार करने और फिर उस पर जनता की राय लेने का फार्मूला तय हुआ है, जैसा कि उत्तराखंड में किया गया था। संविधान निर्माताओं की दो बातें ध्यान में आती हैं। पहली है अनुच्छेद 370 और दूसरी समान नागरिक संहिता। इन दोनों के बारे में संविधान निर्माताओं ने लिखा था कि 1952 में लागू व्यवस्था अस्थायी है, यानी 370 को जल्द से जल्द हटाया जाएगा और धार्मिक आधार पर चल रही परंपराओं और कानूनों को भी जल्द से जल्द खत्म करके समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी। नेहरू सरकार ने दोनों ही मामलों में देश के साथ बेईमानी की। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रतिबद्धता के बावजूद उन्होंने बहुमत का नाजायज फायदा उठाकर 1956 में हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड बिल पास करवा दिया, जिसमें कई कानून बनाए गए जो सिर्फ हिंदुओं और हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों पर लागू होते हैं, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को उनकी परंपराओं के अनुसार चलने के लिए खुला छोड़ दिया गया। नतीजा यह निकला कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध तो प्रगतिशील कानूनों में बंध गए, जैसे वे अपनी 18 साल से कम उम्र की बेटियों की शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों पर यह कानून लागू नहीं होता। मुसलमानों पर उनके अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून चलता है, जिसके अनुसार वे 9 साल की बच्ची की शादी भी कर सकते हैं। उन पर बाल विवाह निरोधक कानून भी लागू नहीं होता। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध बिना पहले तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं। तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्गति थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मोदी सरकार ने कानून बनाकर थोड़ा ठीक किया है। अब मुस्लिम पति एक ही सांस में तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी भी मुस्लिम औरतों की दुर्गति करने वाले हलाला जैसे मुस्लिम कानून लागू हैं। इसी तरह देश में बच्चा गोद लेने का कानून बना हुआ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं देता। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में थोड़ा ठीक किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जब तक अनुच्छेद 44 के अनुसार कॉमन सिविल कोड नहीं बनता, तब तक देश के कानून सब पर लागू होंगे। इस तरह तलाक और बच्चा गोद लेने के कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मुसलमानों पर लागू हुए। कॉमन सिविल कोड पर हंगामा तो बहुत होगा, अब तक का सबसे बड़ा हंगामा होगा। शायद यह नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों के विरोध से भी बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा देवबंद मदरसा पहले ही कॉमन सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका है। लेकिन पश्चिम देशों से जैसी सपोर्ट उन्हें नागरिकता संशोधन कानून बनने पर मिली थी, वैसी कॉमन सिविल कोड पर नहीं मिलेगी, क्योंकि 125 से ज्यादा देशों में कॉमन सिविल कोड पहले से लागू है। विपक्ष को भी पता है कि 2024 में हिंदू वोट बैंक का समर्थन हासिल करने के लिए भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक होगा। इसकी काट के लिए विपक्ष ने अपना एजेंडा पहले ही चल दिया है।
विपक्ष ने जातीय आधार पर जनगणना की मांग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि भाजपा अगर समान नागरिक संहिता के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है तो जातीय गणना के नाम पर उनमें फूट डाली जा सके। जातीय जनगणना का विरोध करती आ रही कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है।